नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। और आज हम तो पूछेंगे कि इस खास संस्करण में बात होगी महा एग्जिट पोल की। 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए, चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 19 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल का निचोड़ क्या कहता है। तमाम एजेंसीज के एग्जिट पोल आप एक साथ एक जगह पर पिछले 2 घंटे से हमारे साथ देख रहे हैं। जो इशारा मिल रहा है वो बहुत कुछ कह रहा है। इशारे में अगर 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियों की दृष्टि से इसको देखा जाए तो कांग्रेस हार रही है, भारतीय जनता पार्टी का गेन हो रहा है। बीजेपी के गेन को ऐसे भी देखा जा सकता है कि इन 5 राज्यों में उसके पास बहुत कुछ नहीं था, तो जो भी वो पा रही है उसके लिए फायदेमंद है। और कांग्रेस के लिए इन 5 राज्यों में सब कुछ था, एक वक्त पे बहुत बड़ी पार्टी थी, इन 5 राज्यों में धीरे धीरे सिमटती जा रही है। तो क्या इस अग्नि परीक्षा में जो महा एग्जिट पोल के नतीजे अब तक सामने आए हैं वो कांग्रेस की हार की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या इस महा अग्नि परीक्षा में कांग्रेस पास हो पाएगी? आज हम तो पूछेंगे में इसी मुद्दे पर चर्चा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे, महा एग्जिट पोल के नतीजे होंगे, उनका विश्लेषण भी होगा। हम तो पूछेंगे में आज जनगण का मन, देश के 5 राज्यों में जनता के फैसले की संभावनाएं और इन संभावनाओं के बीच कांग्रेस के भविष्य की पड़ताल। क्या ये चुनाव बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने की दिशा में एक और कदम होगा या फिर कांग्रेस एक बार फिर जोर शोर से अपना झंडा फहराएगी? देखिए, क्या अग्नि परीक्षा में पास होगी कांग्रेस? 3 जगह तो उम्मीद है कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, एक असम में, केरला में, पौंडीचेरी में, और जहां तक तमिलनाडु का आज का इलेक्शन हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि डीएमके और कांग्रेस को वहां बहुमत मिलेगा। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, इन 5 राज्यों में वोटिंग खत्म हो गई है। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में दर्ज करा दिया है। हर राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहा है। बीजेपी कह रही है कि वो असम पर कब्जा करेगी तो बाकी राज्यों में सबको चौंकाएगी। ममता और जयललिता अपने अपने राज्यों में जीतने का दम भर रही हैं। केरल में लेफ्ट गठबंधन सत्ता पर नजरें गड़ाए बैठा है। एग्जिट पोल के नतीजे भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। लेकिन इन नतीजों से इतर एक सवाल ये भी है कि आखिर नतीजे कांग्रेस के भविष्य को कहां ले जाएंगे। अगर चुनावी कयासों को सही माने तो असम और केरल में सत्ता कांग्रेस के हाथ से जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो वो महज मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल और कर्नाटक में सिमट जाएगी। बीजेपी दिल्ली की एग्जिट पोल पर भी यही कह रही थी और बिहार के भी एग्जिट पोल पर यही कह रही थी। तो बीजेपी को अंदाज़ा हो जाता है, बार बार ठोकर लगने के बाद इंसान का फ़र्क है कि नहीं समझता है कोई। जो वर्तमान कांग्रेस है वो कमज़ोर हुई है इन चुनाव के बाद भी, ऐसा आपके सर्वे से लगता है? हमारे जैसे लोगों के लिए चिंताजनक भी है, अफसोसजनक भी है और उत्साह भी ना बढ़ाने वाली है। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार जाते जाते बची है। हिमाचल प्रदेश में सीएम वीरभद्र सिंह पर सीबीआई की तलवार लटक रही है। यहाँ 2 साल बाद होने वाले चुनावों में उनकी स्थिति अच्छी रहेगी ये कोई नहीं कह सकता। कांग्रेस के पास उनके अलावा राज्य में फिलहाल कोई चेहरा नहीं है और बीजेपी अनुराग ठाकुर का कद बड़ा करने में जुटी हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही है। सीएम कभी 75 लाख की घड़ी को लेकर विवादों में रहते हैं तो कभी अपने बेटे से जुड़ी कंपनी को ठेका देने में सवालों में घिरते हैं। बीजेपी ने यहाँ येदियुरप्पा पर फिर से भरोसा किया है। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप उन पर भी हैं, लेकिन बीजेपी को यकीन है कि वो नैया पार लगा देंगे। कांग्रेस तो अब समाप्त हो रही है और केंद्र से तो लगभग समाप्त हो गई है। अब प्रदेशों से भी समाप्त हो रही, कई प्रदेशों से तो अब तो उसका एक तरह से कल्पना करना भी असंभव है। इसलिए इसको कांग्रेस मुक्त भारत के उसी प्रोसीजर के रूप में ही लेने की जरूरत है। तो क्या आने वाले दिन कांग्रेस को और बुरे दिन दिखलाएंगे? क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए ये सबसे ज्यादा आत्ममंथन के दिन है? हम तो पूछेंगे, क्या 5 राज्यों के नतीजे देश की सियासत में कांग्रेस का भविष्य तय करेंगे? तो एक बार फिर सुनिए हमारा आज का सवाल, क्योंकि आपके एसएमएस का मुझे लगातार इंतजार रहेगा। हमारा आज का सवाल बहुत सीधा सा है। जिन 5 राज्यों के नतीजे 19 तारीख को आने वाले हैं और आज जिनका महा एग्जिट पोल आप देख रहे हैं,
देश की सियासत में कांग्रेस का भविष्य क्या ये 5 राज्यों के नतीजे तय करने वाले हैं? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर SMS करें, #HTP और #IBN7 महा एग्जिट पोल के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, ट्विटर पर और हमारे IBN खबर के फेसबुक पेज पर। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस घंटे में, मैं उनका परिचय एक बार आपसे कराऊं। मेरे साथ कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जुड़ने वाले हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता खुशबू जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, तमिलनाडु से आती हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ DMK के प्रवक्ता मनु सुंदरम साहब जुड़े हुए हैं। CPI के नेता प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी मेरे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ चंदन बोस साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के। चंदन बोस साहब पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं ममता बनर्जी के सामने। आप सबका स्वागत है। शुरू करूंगा सीधे खुशबू जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुझे बताया गया कि आप शायद मेरे साथ सिर्फ आधे घंटे के लिए हैं इस डिबेट में। खुशबू जी, ये क्यों ऐसा हो रहा है? अब मैं आता हूं आपके पास। मनु, आई हैव सीन यू कि तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए तो तमाम एग्जिट पोल्स ये इशारा कर रहे हैं कि जहां आपकी सरकारें थीं, यानी केरल और असम, वहां पर आप अपना ग्राउंड लूज कर रहे हैं। क्या आपको विश्वास होता है इन एग्जिट पोल्स पर कि आप सिरे से खारिज करेंगे आज? नहीं, यहाँ पर DMK का तो DMK और कांग्रेस का अलायंस जो यहाँ पर तमिलनाडु में हम देखते हैं, हमने शुरू से देखा है कि कभी भी दो गवर्नमेंट एक के बाद एक फॉर्म नहीं हुई है। तो हमें यहाँ पे तो पूरा कॉन्फिडेंस था। और जिस तरह से पिछले 5 सालों में जयललिता मैडम की जो सरकार ने यहाँ पर लोगों के साथ जिस तरह का उनका व्यवहार रहा है, जिस तरह से उनका बर्ताव रहा है, हमने किसी भी किस्म में किसी भी तरह से ग्रोथ नहीं देखी है। तो हमें ये बिल्कुल शुरू से यकीन था कि हम यहाँ पर जरूर जीतेंगे। बाकी जो हम एग्जिट पोल्स की बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एग्जिट पोल सही हो। हमने यही एग्जिट पोल बिहार में भी देखा था, यही एग्जिट पोल हमने और भी देखा है। तो ये जरूरी नहीं कि सारे एग्जिट पोल बिल्कुल सही होंगे। ऑफ कोर्स पौंडीचेरी में तो हम गवर्नमेंट बना ही रहे हैं, तो पौंडीचेरी और तमिलनाडु जो हम अलायंस में, ये 2 जगह हैं। बाकी हम वेट करेंगे 19 तारीख तक। खुशबू जी, ऐसा क्यों होता है? क्या है, कैसा है? क्योंकि आज जो खुशबू जी, ऐसा क्यों होता है कि जहां पे आपकी जहां पे एग्जिट पोल पॉलिटिकल पार्टीज को सूट करता है वहां पे तो अच्छा है, और जहां सूट नहीं करता है तो हम नहीं मानते इन बातों को? ऐसा क्यों होता है पॉलिटिशियंस के साथ? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यही है कि हम यहाँ पर बिल्कुल श्योर हैं, हमारे एग्जिट पोल के पहले भी हम बिल्कुल श्योर हैं कि यहाँ पर हम जीतने वाले हैं। क्योंकि जहां तक पौंडीचेरी और तमिलनाडु का सवाल है, बाकी जो 2 जगहों की बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल यकीन है कि हम केरला भी जीतेंगे। और जहां तक आसाम का सवाल है, परसेंटेज के डिफरेंस की वजह से हम सोच सकते हैं कि वहां पर शायद हमें एक नेक टू नेक कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा। लेकिन हम वेस्ट बंगाल में जो हम देख रहे हैं कि आज जो कह रहे हैं कि 233 सीटें ममता जी जीत रही हैं, तो मेरे हिसाब से जो भी आज एग्जिट पोल में बैठा होगा वो बिल्कुल यकीन नहीं करेगा, वो बिल्कुल उसमें हाँ नहीं कहेगा कि हाँ 233 सीटें ममता जी जीत जाएंगी। वो बिल्कुल सही एग्जिट पोल के रिजल्ट्स नहीं है। जी ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। मैं आगे बढ़ता हूं। अब मनु सुंदरम साहब, आपने हाथ उठाया था, आप इशारा कर रहे थे कि आप बात करना चाहते हैं। अरे, DMK के नेता मनु सुंदरम के साथ संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, हम आगे बात करेंगे। लेकिन मेरे साथ चंद्र बसु साहब हैं, मैं आपको शामिल करना चाहूँगा। चंद्र के बोस, माफ़ करिएगा, बसु बोला मैंने। चंद्र के बोस साहब मेरे साथ हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार से आते हैं, उनके प्रपोत्र हैं। चंद्र साहब, आपने चुनाव लड़ा, आप सीधे तौर पर ममता बनर्जी के सामने चुनावी मैदान में उतरे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपको लगता नहीं कि ये दांव BJP का गलत पड़ गया? आपने BJP को चुन लिया, ममता बनर्जी ज्यादातर जगहों पर चुनाव जीत रही है, ज्यादातर एग्जिट पोल्स में। देखिए, ये चुनाव हम लोग लड़े थे विकास के लिए, पश्चिम बंगाल में एक सही सरकार गठन करने के लिए। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर इशू है, जो सिंडिकेट राज जारी है अभी, इसके खिलाफ हम लोग चुनाव लड़े थे। हाँ, ये सही है, भारतीय जनता पार्टी एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है पश्चिम बंगाल में।
मगर एक चीज जो स्पष्ट हो गया ये चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी उनका जो स्थान, उनका जगह वो प्रतिष्ठित कर लिया है, वो गठन कर लिया पश्चिम बंगाल में। अभी आगे जाके हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और एक चीज, भारतीय जनता पार्टी एक ऑल्टरनेटिव सरकार पश्चिम बंगाल में। वो साहब, पश्चिम बंगाल का इतिहास हमारे सामने है। कांग्रेस 30 साल शासन करती है, 30 साल लगते हैं लेफ्ट को उसको हटाने में, फिर 34 साल लेफ्ट शासन करती है, 34 साल लगते हैं ममता बनर्जी को आने में उस फोरम पे। अब क्या भारतीय जनता पार्टी को भी 30 साल लगेंगे ममता बनर्जी को हटाने में? नहीं, ये सही है। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन थोड़ी समय लगता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, मगर अभी जो इस चुनाव में एक यूनिक चुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल में, काफी साइलेंट वोटर्स इस बार चुनाव में वोट दिया है। ये शायद आपको एग्जिट पोल में आप कवर नहीं किया है। तो ये जो साइलेंट वोटर्स है, ये 19 तारीख को ही पता चलेगा ये कहां वोट ये लोग दिया है। और जो यंग जनरेशन वोटर्स है पश्चिम बंगाल में, यंगर वोटर्स जो है, नया वोटर्स जो आए हैं 18 साल के बाद, कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है? विकास के लिए वोट कांग्रेस पार्टी ने सीपीएम के साथ, लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, राहुल गांधी ने। किस तरीके से लिया पश्चिम बंगाल की जनता ने, बोस साहब? देखिए, ये तो बहुत गलत चीज हुआ है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामफ्रंट का जो जोट हुआ है, ये पश्चिम बंगाल की जनता नहीं माना है, ये रिजेक्ट किया गया है। और वामफ्रंट से काफी वोट बीजेपी में आया है। तो चुनाव में आप भवानीपुर केंद्र में देखिए, जो वामफ्रंट का समर्थक थे वो हमको बताया कि हम अभी ये कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, बिकॉज भवानीपुर में कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हुआ था, हम कांग्रेस को नहीं देंगे, हम बीजेपी को देंगे। तो पहला बार पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट का वोट भारतीय जनता पार्टी में आया है। ठीक है, तो अभी ये शुरुआत है, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत है। और पश्चिम बंगाल की जनता, साहब मानेंगे बात को, बोस साहब की? इस बार शायद नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं, उनका ये कहना है। नहीं, ये चंद के बोस जी की अपनी धारणा है, ये संभव नहीं है इनका आना वहाँ पे। ये एक भी सीट नहीं जीतेंगे, बावजूद इसके कि इन्होंने आखिर के 3 चरण में ममता बनर्जी के साथ टैसिट अंडरस्टैंडिंग की है, पर ये इनको एक भी सीट नहीं मिलेगी हमारे हिसाब से। वो सीट में ट्रांसलेट नहीं हो पाएगी इनकी वोटें। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे हिसाब से अभी भी कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों की एज है वहाँ पे। पिछली बार 39 पॉइंट कुछ वोट वामपंथ की थी, 39 पॉइंट कुछ वोट ममता बनर्जी और कांग्रेस की थी जी। और हम कुल 0.4 या 0.5% की डिफरेंस से ही इतनी सारी सीटें हार गए थे। जी बिल्कुल। मेरी समझ से ये नहीं आ रहा कि वो जब एक होके लड़े हैं, एक डाइस से लड़े हैं, तो वो सीटें कहाँ, वो वोटें कहाँ गई? बीजेपी को पड़ जाएंगी? ये कैसे संभव है? महंगाई बढ़ी, इंटरनेट के दाम बढ़े, ट्रेन के दाम बढ़े। बंगाल की जनता, केरल की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो चेंज को समझती है। कौन सी ऐसी चीज है जिसके आम जनता का भला किया हो? क्या पश्चिम बंगाल की जनता ये नहीं समझेगी कि जो पार्टियां पिछले 30, 40, 50 सालों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी, आज साथ खड़ी हो गई? क्या बिहार की, क्या पश्चिम बंगाल की जनता इतनी नासमझ है? नहीं, देखिए, जो बंगाल की कांग्रेस की नेचर है वो अलग नेचर है, और बंगाल की परिस्थिति और केरल की परिस्थितियों में राजनीतिक तौर पे और धरातल पे बहुत बड़ा फर्क है। नहीं, आप पश्चिम बंगाल की बात करिए ना। हाँ। पश्चिम बंगाल में जब कांग्रेस 30 साल शासन में थी, वामपंथी लेफ्ट में थे, विरोध में थे, विपक्ष में। जब विपक्ष, जब कांग्रेस लेफ्ट रही 34 साल, तो कांग्रेस विरोध करती रही 30 साल तक। आज आप 64 साल की हिस्ट्री को बदल देना चाहते हैं जी। 64 दिन में। इस समय देश के सामने सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और वो खतरा मंडरा रहा है कि जो ताकतें बीजेपी के साथ जा सकती हैं, उससे देश की एकता और अखंडता को बीजेपी, आप तो कह रहे बीजेपी आई नहीं रही वहां पे, बीजेपी का क्या खतरा है? नहीं, पर ममता ममता बनर्जी के साथ की आखिरी 3 फेज में। इनसे पूछिए, मानेंगे इस बात? चंद बोस जी से पूछिएगा आप, इनको पता है ये बात, इनको पता है ये बात। सुधांशु त्रिवेदी शायद फोन पर है। सुधांशु जी, मैं आता हूँ आपके पास। रामकृपाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मुझे बस, सुमित जी, आपने जो बेसिक सवाल किया है, एग्जिट पोल आज का मोटे तौर पर क्या इशारा करता है, एग्जैक्टली ये सीटें आती हैं या नहीं आती हैं उसके। नंबर 1, कांग्रेस जो एक नेशनल पार्टी के रूप में दूसरी नेशनल पार्टी के लिए खतरा थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है।
देखिए, असम इनके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, बंगाल में ये नंबर 3 पर जा रहे हैं, और सीपीएम को भी इनके साथ आने से सीपीएम वीक हुई है। अगर ये, मुझे लगता है प्रोबेबली यही होगा। दूसरा क्या है, खुशबू जी आता हूं मैं, दूसरा क्या है कि आपका केरल तो खैर ऑब्वियस जा रहा है। देखिए, लेकिन तमिलनाडु आ भी रहा है कांग्रेस के लिए इतने बड़े दिन नहीं। मैं एक चीज बताऊं, तमिलनाडु में भी आप क्या होंगे नंबर 3। सुमित जी, एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने 40-50 साल राज किया हो, वो पार्टी आप बंगाल से शुरू कीजिए, आप कहां पे नंबर 2 कहां है? सिर्फ 2 जगहों पर, 3 या 4 जगहों पर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक मान लीजिए कि आप गुजरात में भी हम कहते हैं, और ये जो अभी आंध्रा का डिवीजन हुआ है। बाकी आप कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक अगर आप देखिए, तो क्या होता है कि बीजेपी को एक चीज का पता है कि रीजनल पार्टीज का गठबंधन इस देश में 2.5 साल ज्यादा नहीं चला, वो खतरा उसके लिए नहीं है। कांग्रेस उसको एक राष्ट्रीय पार्टी को विध्वंस कर देना है, और ये नतीजे जो भी 19 को आपको आएंगे, उसमें सबसे बड़ी लूजर होगी कांग्रेस, सबसे बड़ी गेनर होगी बीजेपी, और लेफ्ट भी रिटेन करेगी केरल में। लेकिन देखिए, जो बंगाल में उसका टेस्ट था, बंगाल में कांग्रेस के साथ सीपीएम का वोट तो कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ है, कांग्रेस का वोट सीधे सीधे ममता के पास चला गया, वो ट्रांसफर नहीं। ठीक है, 19 तारीख को देखते हैं, 19 तारीख को देखते हैं। खुशबू जी, कितना बड़ा फर्क है। खुशबू जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा जो रामकृपाल जी ने कहा, जो मेरा आज का सवाल भी है कि क्या इस अग्नि परीक्षा में कांग्रेस पार्टी का भविष्य तय हो रहा है इन 5 विधानसभाओं से? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो शुरू से हमारे देश की बहुत ही पुरानी पार्टी है। बाकी सब पार्टियां तो आज आई हैं। जब 60 सालों में हमारा कांग्रेस के जो हमने यहाँ पर राज किया है, हम कांग्रेस को जो कांग्रेस के भी नीचे हम इंडिया को आगे बढ़ा के लेकर गए, देश को बढ़ा के लेकर गए, ऊपर नीचे तो हर शासन में होता रहता है, हर पॉलिटिकल पार्टीज में होता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस जोर शोर से वापस आएगी। तमिलनाडु में खाली 4.3% था 2003 में, 2014 के वोटिंग में, लेकिन आज देखिए, आज सारी एग्जिट पोल्स कह रही है कि हम वी आर कमिंग बैक इन पावर विद डीएमके। तो ऊपर नीच तो होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो बीजेपी ने जो सपना बना के रखा है कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस है तो भारत है, भारत है तो कांग्रेस। सुधांशु त्रिवेदी, आप अलग ही नहीं कर सकते। बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देना चाहेंगे, कांग्रेस है तो भारत है, भारत है तो कांग्रेस है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि एग्जिट पोल जो भी दिखाते हैं वो कम से कम एक धारा दिखाते हैं। संख्या के बारे में तो हमारा सबका मतभेद हो सकता है। जो धारा दिख रही है वो ये दिख रही है कि इन चुनावों में असम को छोड़कर अन्य जगह भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत स्टेक नहीं था। स्टेक था तो वामपंथी और कांग्रेस का अधिक स्टेक था, और उसमें यदि आप देखें तो कांग्रेस जमीन लूज करती हुई नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी पहली बार पूर्वोत्तर में अपने दम पर सरकार बनाती नजर आ रही है। अब यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे लोग, आपको याद हो सुमित जी, 2014 के चुनाव की तुलना 1977 के चुनाव से की गई थी जी। तो अब इन चुनावों के बाद कांग्रेस जिस ढंग से सिमटती जा रही है, और वो सिर्फ इसी बात पे संतुष्टि का अनुभव कर रही है कि किस राज्य में वो कौन से क्षेत्रीय दल के साथ आके खड़ी हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि जैसे 77 के चुनाव में भारतीय जनसंघ ही सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल था, मगर हम समाजवादी दलों की पिछलग्गू बनकर खड़े थे, वही स्थिति आज उस कांग्रेस की होने की तरफ दिख रही है कि वो क्षेत्रीय दलों की पालकी उठाने की स्थिति में नजर आ रहे हैं सब तरफ। और जहां तक कांग्रेस है तो भारत है, वह विचार हर व्यक्ति अपने आप रखने में स्वतंत्र है, परंतु आज की जो स्थिति है कि उत्तर भारत में कम से कम 6 राज्यों में कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी लोकसभा में, विधानसभा में दिल्ली जैसे राज्य में खाता नहीं खोला, और अब पूर्वोत्तर में और दक्षिण में जहां पर भाजपा के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती थी, वहां भी हम प्रभावी स्थिति जब बनाते हुए दिख रहे हैं। तो ये भारत बदल रहा है। अब देखिए, कांग्रेस बनाम शेष की राजनीति होती थी 20वीं शताब्दी में, जवाब दीजिए। 20वीं शताब्दी में कांग्रेस की बजाय भाजपा, जो एक जमाने में बीजेपी की स्थिति होती थी, आज कांग्रेस उस स्थिति में है, और जो कांग्रेस की होती थी बीजेपी उस स्थिति में है। भारत के नक्शे में ज्यादातर राज भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाई दे रहे हैं। खुशबू जी,
एक आसाम जीतने की वजह से नहीं हो सकता। यही एग्जिट पोल्स हमने दिल्ली में भी देखा था, यही एग्जिट पोल हमने बिहार में भी देखा था। जिस तरह से एग्जिट पोल में और जिस तरह से दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी ने की थी या बिहार जीतने के बाद दिल्ली ने की बीजेपी ने की थी, तो जिस तरह से मेरे सुधांशु जी कह रहे हैं, मेरे दोस्त कह रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि इट्स अ साइकिल ऑफ लाइफ। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि आज आप हैं तो कल हम नहीं होंगे। तो आज जो स्थिति आप हमारे बारे में बोल रहे हैं, कल वापस आप भी उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो इट्स अ साइकिल ऑफ लाइफ। हमने हमेशा देखा है कि एक साइकिल चलता है, एक वेव चलता है, उस वेव में जो नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स जो हम कहते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। साइकिल ऑफ लाइफ के बहाने से अगर कांग्रेस असम हारती है, केरल हारती है, तो भी आप मायूस नहीं है? नहीं, केरला हम नहीं हार रहे हैं, केरला हम बिल्कुल नहीं हार रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ, आपको 2 दिन और है, आपको 2 दिन और है फाइनल एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आने के लिए। तो हम 2 दिन इंतजार करेंगे। जिस तरह से हमने देखा है कि एग्जिट पोल जो दिल्ली में थी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यही 2014 में जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शंस थे, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तमिलनाडु में जिस तरह से हमने देखा कि बिहार में महागठबंधन के लिए कहा था कि नहीं जीतेगी, लेकिन जिस तरह से हमने नंबर्स वहां पर देखे हैं, तो पर इस बार एग्जिट पोल्स होता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है, वो तो बदलता ही है। ये बेनिफिट ऑफ डाउट मैं आपको जरूर दूंगा कि आप एग्जिट पोल के आंकड़ों पर आज बात ना करें, क्योंकि सही आंकड़े तो 19 तारीख को आएंगे। नो डाउट ये सब लोग इसका डिफेंस ले सकते हैं, लेकिन खुशबू जी, इस बात की चिंता कहीं होती है पार्टी के अंदर? कहीं कहीं विश्लेषण होता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी आज रीजनल पार्टीज के बैसाखी के सहारे चल रही है। पश्चिम बंगाल में उसको सीपीएम के साथ अलायंस करना पड़ता है, तमिलनाडु में डीएमके के साथ अलायंस करना पड़ता है। ये क्यों है? इस पर कभी आत्मावलोकन हुआ पार्टी के अंदर? जहां तक डीएमके का और कांग्रेस का सवाल है, पिछले 50 साल में हमने नहीं देखा है कि कांग्रेस अपने आप लड़ने की कोशिश की होगी कोई भी एक असेंबली पोल्स जो है। हम हमेशा एक द्रविडियन पार्टी के साथ ही रहे और मैक्सिमम हम डीएमके के साथ ही लड़े हैं। तो हमने पिछले 50 साल में कोशिश भी नहीं की कि हम सोलो जाएं, क्योंकि हम हमेशा खुश रहे कि हम द्रविडियन के साथ हैं और हमें कोई इसमें दिक्कत ही नहीं थी। जहां तक बंगाल का सवाल है, इस बार थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है, और जिस तरह से मैंने कह चुकी हूँ कि जो रिजल्ट हमको दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, वो तो कोई भी नहीं मानेगा कि इस तरह के एग्जिट पोल के रिजल्ट्स होंगे कि 233 सीटें ममता जी जीत रही हों। तो हम वेट करेंगे, देखेंगे कि इसमें कितना डिफरेंस होगा। ये 233, रामगोपाल जी बोलेंगे, 233 सीटें खुशबू जी उसी एग्जिट पोल ने दी है, एक्सिस ने, जिसमें बिहार में एक तरफा एग्जैक्ट नंबर दिया था महागठबंधन के लिए, आपकी पार्टी के लिए। सॉरी, अगर रामगोपाल मैं एक शब्द अभी सुना था जो खुशबू जी ने कहा कि आप देखिएगा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मेरा ये कहना है कि अगर एक राष्ट्रीय पार्टी से जनता एक्सपेक्ट करना छोड़ दे कि वो जीत रही है तो ये बड़ा दुखद है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं और मुझे दुख है इस बात का, लेकिन मौजूदा हालात में कांग्रेस कभी विशेष पार्टी होती थी, फिर वो श्रेष्ठ पार्टी हुई, और अगर ये एग्जिट पोल सच्चाई है तो अब वो अवशेष हो गई। तो ये क्यों? और ये दुखद है, बता रहा हूं मैं। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। विश्लेषण आपका क्या है? देखिए, विश्लेषण मेरा किस चीज की कमी है? मेरा ये कहना है कि मैं कहीं न कहीं ये पाता हूं कि अभी भी आप एक सच्चाई से अलग हट करके, जो आपने कहा 90 से आप उत्तर प्रदेश से क्यों गए, इसका अगर आप ये लोग विश्लेषण करते, क्योंकि 90 से आपने ये कहा कि सांप्रदायिकता को रोकना है, इसलिए हम दूसरों की डोली ढोएंगे। आपने वहां मुलायम जी का साथ दिया और उसके बाद से आप कभी आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं आए। आप नंबर 3 हो रहे हैं वहां पे, उन सब जगहों पे, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आप बताइए ना। तो अगर इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी चिंतन नहीं करती है, और अगर कांग्रेस पार्टी हर स्टेट में 26 सीटें लड़ेगी, 50 सीटें लड़ेगी, तो यही हालत हो जाएगी जो कम्युनिस्टों ने, सीपीएम ने किया था आज तक। कभी इस देश में 450 सीटें नहीं लड़े, मतलब कभी आपने ये इस देश को कहा ही नहीं कि हम भी एक विकल्प हैं। और अगर आप खुद अपने को विकल्प के उससे हटा लेते हैं तो जनता के साथ, दूसरी पार्टी के साथ समझौता करके, बिहार में आप चौथे नंबर की पार्टी हैं, उत्तर प्रदेश में आप चौथे नंबर की पार्टी हैं, बंगाल में आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं, तो आप इस बात पर खुश हो रहे हैं कि हम वहां पर एडीएम के साथ आ जाएंगे। अरे नंबर 3 की पार्टी है, वहां तो रीजनल एक पार्टी। खुशबू जी जवाब देना चाहती है। मेरा ये कहना है कि देखिए, मैं कांग्रेस की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं जो सच्चाई है उसको बता रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं, आप माने या ना माने। बिल्कुल। खुशबू, पहले खुशबू, फिर सुधांशु जी आप जवाब दीजिएगा। खुशबू।
नहीं, मैं बिल्कुल मैं इस बात नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमें सोचना बहुत जरूरी है कि हम क्यों इस तरह से थोड़ा नीचे गिरे हैं, लेकिन ये भी हमारा सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को और हर एक इलेक्शन में हमने देखा है कि जब बदलाव का एक फेज चलता है तो बहुत बदलाव आता रहता है। जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले इतने सालों में कांग्रेस जो बिल्कुल टॉप में थी, आज वो एक बदलाव है और आज बीजेपी जो है कई कुछ स्टेट में आगे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि बीजेपी जो अगर हम सोच रहे थे कि बिहार हो या बीजेपी जो हम सोच रहे थे तमिलनाडु हो या केरला हो या वेस्ट बंगाल हो या दिल्ली हो, कहीं नहीं आई। तो हमने देखा है सुधांशु जी जवाब दीजिए। दिल्ली का जो हमने देखा, मैं जवाब लेता हूँ, मुझे फिर ब्रेक पे जाना है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी प्लीज। प्रधानमंत्री बने थे जब मोदी जी प्रधानमंत्री, सुधांशु जी प्लीज जवाब दीजिए। बाद में हमने देखा कि सुमित जी कैसा था, तो ये फेज देखिए अभी खुशबू जी ने एक बात कही है, उन्होंने ये कहा कि एक साइकिल होती है, मगर मैं बताना चाहता हूँ ये साइकिल नहीं हो रही है, ये भाजपा भारत की राजनीति में एक परिवर्तन हो रहा है। आप 2, 4, 5, 7 साल छोड़ दीजिए, दशक दर दशक देखिए बीजेपी ने ग्रोथ किया है। 60s में 50s में हम क्या थे, इररिलेवेंट पार्टी, 60s में रिलेवेंट हुए, 70s में सत्ता में भागीदारी मिली, 80 में इंपॉर्टेंट हुए, 90 में गठबंधन का नेतृत्व किया और आज हमारे नेतृत्व में सरकार है। तो हमारा एक ग्रेजुअल राइज है, इस हकीकत को, टेक्टोनिक शिफ्ट को आपको समझना चाहिए। और जो कांग्रेस से गलती हो रही है, देखिए रामकृपाल सिंह जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि आपने क्षेत्रीय दलों का साथ उठाया, वहां तक तो ठीक है, अरे आप वैचारिक धरातल और राजनीतिक धरातल पर भी पिछलक्कू बन के खड़े हो गए। आप जेएनयू का कन्हैया वाला एपिसोड याद करिए, इससे पहले कांग्रेस की लीडरशिप इंदिरा जी के जमाने में वो थी जो कम्युनिस्टों का उपयोग कर लेती थी। आज क्या हुआ, लड़ाई कम्युनिस्टों की थी और उसके ट्रैक पे जाके कांग्रेस का नेतृत्व खड़ा हो गया कम्युनिस्टों की पार्टी होने के लिए। 30 सेकंड में जवाब दीजिए खुशबू जी, मुझे ब्रेक पे जाना है माफी के साथ, क्योंकि आप रहेंगे नहीं ब्रेक के बाद। नहीं, सुधाजी जी को मैं ये बात बताना चाहूंगी कि जो इतना उड़ रहे हैं भैया, आप 2019 बाकी है, जो यहाँ पे स्टेट इलेक्शंस जो होते हैं वो आपके बिल्कुल लोकसभा इलेक्शंस की बात नहीं होती है। लोकसभा इलेक्शंस जो होते हैं वो बिल्कुल उसमें एक फेज बदलने वाला है और वहां पर भाजपा होगी या कांग्रेस होगी, आप जरूर देखेंगे बदलाव ऊपर कौन कितना उड़ रहा है और कौन कितना उड़ने की कोशिश करते करते धड़ाम से गिर रहा है, ये तो वक्त बता देगा। हम तो पूछेंगे मैं, आज आप देख रहे हैं महा एग्जिट पोल के महा नतीजे, जो अभी तक के एग्जिट पोल है वो फटाफट ग्राफिक्स के जरिए एक बार आपको बताता हूं। सबसे पहले आसाम के महा एग्जिट पोल क्या कहता है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को लीड दे रहा है। एक्सिस का पोल, एबीपी का पोल को 81 सीटें, सी वोटर 53 से 61 सीटें, न्यूज नेशन का पोल 63 से 67 सीटें, यानी तमाम पोल जो है वो इशारा कर रहे हैं असम में बीजेपी गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो यहां ममता बनर्जी की वापसी दिखाई देती है। 233 से 251 सीटें एक्सिस दे रहा है, एबीपी 163, सी वोटर 167, न्यूज नेशन 155 सीटें देता ममता बनर्जी की पार्टी को दिखाई दे रहा है। तमाम पार्टियों में सबसे आगे है टीएमसी और कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन पीछे है। केरल पे अब नजर डालते हैं। केरल में सत्तारूढ़ यूडीएफ सत्ता में लौटती नहीं दिख रही है। केवल न्यूज नेशन का पोल नेक टू नेक है, 69 सीटें एलडीएफ को, 70 सीटें यूडीएफ को। वहीं एक्सिस साफ तौर पर कह रहा है कि एलडीएफ की सरकार आ रही है, 88 से 101 सीटें। सी वोटर का पोल कह रहा है 78 से 82 सीटें एलडीएफ की, यानी कांग्रेस की चांडी साहब की सरकार हार रही है। तमिलनाडु में भी सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कुछ पोल ने किया है। एक्सिस का पोल यह कहता है कि डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन 124 से 140 सीटें, लेकिन सी वोटर का पोल यह कहता है कि जयललिता की पार्टी 139 के साथ फिर सत्ता में लौटेगी। ये अपने आप में अजूबा होगा अगर दोबारा जयललिता सीएम बन जाती हैं। वहीं न्यूज नेशन का पोल कहता है कि डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन लौट रहा है। यानी 3 में से 2 पोल जो है महा एग्जिट पोल के, वो कांग्रेस और डीएमके के सत्ता में आने की ओर तमिलनाडु में इशारा कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर कांग्रेस की सरकार 2 राज्यों से जा सकती है, तो एक राज्य में डीएमके के साथ मिलकर कांग्रेस लौट सकती है। हमारा आज का चर्चा का विषय ही यही है कि क्या ये जो अग्नि परीक्षा है विधानसभा की, इसमें कांग्रेस पास हो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से बीजेपी ने नारा दिया इस देश में कांग्रेस मुक्त भारत का, क्या वो नारा सच हो रहा है? इसी पर बात करेंगे
सबसे पहले मैं एक एक रिएक्शन लेना चाहूंगा तमाम नेताओं से। वार्ष्णेय साहब, स्पेसिफिकली मैं कांग्रेस की बात आपसे कर रहा हूं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी देश की राजनीति से के मुहाने पे चली गई है? देखिए, वो कांग्रेस पार्टी देश की राजनीति में मुहाने पे चली गई है या नहीं चली गई है, वो तो समय बताएगा। पर यह निश्चित है कि कांग्रेस को सोचना होगा कि वो आने वाले भविष्य में अपने को किस तरह से एजर्ट करे और किस तरह से जो खतरे हैं देश के सामने उसके खिलाफ वो लड़े। जहाँ तक सुधांशु जी की एक बात मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जहाँ तक सुधांशु जी ने जेएनयू की बात कही, जेएनयू में जिन्होंने मफलर मुंह पे बांध के नारे लगाए, सुधांशु जी, आपने उनमें से किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया। और यही कारण था कि ये 5 चुनाव आने थे, इसमें आपका कोई लेना ही देना नहीं है। आप कहते रहो आसाम में आप 10 के 50 कैसे हो जाओगे, 60 हो जाओगे, मेरी समझ से बाहर है। महंगाई आपने बढ़ाई, बेरोजगारी आपने बढ़ाई, हमारे पड़ोसी देशों में पेट्रोल हमसे आधा मिल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा नहीं, नौकरियां मिल रही। कौन से स्कूल ऑफ थॉट में आपने देश का भला कर दिया? कौन से स्कूल ऑफ थॉट में आपने इकोनॉमिक्स में देश का अच्छा कर दिया या महंगाई घटा दी या अच्छे दिन आ गए? आप बताइए तो सही, कहां से आ गए? आप कहते रहिए, जुमला आपने फैलाया, वो जुमला जनता समझ गई है। दिल्ली की जनता ने भी समझा, जम्मू कश्मीर की जनता ने भी समझा जहां आप सरकार में हो पीडीपी के साथ, और बिहार की जनता ने भी समझा, और इन 5 राज्यों की जनता भी आपको समझ लेगी। आप बिहार में कहीं पे भी सरकार में नहीं आने वाले, आप गलत फहमी मत रहिए। वार्ष्णेय जी, अभी सुधांशु जी नहीं है, मैं उनकी तरफ से मैं आपसे एक दो सवाल पूछ लेता हूं। आपको बीजेपी की हार की चिंता बहुत है, अपनी पार्टी की विश्लेषण आप नहीं कर रहे हैं। आप सीपीआई की बात करिए ना, आप सीपीआई के प्रवक्ता हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात क्यों कर रहे हैं? बीजेपी का हराने में तो लोग, आप असम में चुनाव लड़े, सुमित जी, आप असम में चुनाव लड़े, क्या हो रहा है? आपकी पार्टी लड़ रहे हैं, हम 2 से 3 सीटें जीत सकता है वामपंथी, 2 से 3 सीटें, बिल्कुल। गोगोई साहब को हराने के लिए लड़े, गोगोई साहब हार रहे हैं, आप खुश हैं इस बात पे? हम तो आप खुश हैं इस बात पे? लड़ रहे हैं, बिल्कुल। आप खुश हैं गोगोई साहब हार रहे हैं? हारे वो देखें, सोनोवाल साहब जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रही है, सिक्के का दूसरा पहलू वो बीजेपी जिसको अभी आप भर भर के गालियां दे रहे हैं। पता लग जाएगा सुमित जी, वो आपको पता लग जाएगा कौन सी बेल्ट में जीती, चाय बागान वार्ष्णेय साहब, या कांग्रेस सरकार बनाएगी या बीजेपी सरकार बनाएगी, आपके लिए कौन फायदेमंद है? हमारे लिए तो कोई भी फायदेमंद नहीं। गोगोई साहब को हराना चाहते हैं, बीजेपी को गालियां दे रहे हैं, तो क्या वो राष्ट्रपति शासन लगेगा? आर्थिक नीतियों में, इनकी नीतियों में कोई फर्क नहीं है। बात सिर्फ ये है कि कांग्रेस सांप्रदायिकता के खिलाफ साथ देती है, इसलिए। बाकी आर्थिक नीतियों में कांग्रेस बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही जबरदस्त नवोदारवाद की समर्थक। दो नए मेहमान जुड़े हैं, कल्याण बरुआ साहब और टी आर रामचंद्रन जी, आप दोनों के पास आऊंगा मैं इस डिबेट में। लेकिन चंद्र बोस साहब मेरे साथ कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बात सुन के, बीजेपी के नेता कैंडिडेट जो लड़े हैं ममता दीदी के खिलाफ। चंद्र बोस साहब, कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, और महंगाई लगातार बढ़ाई है आपके लोगों ने, आपकी पार्टी हर जगह चुनाव आएगी। सीपीआई के नेता वार्ष्णेय जी का आरोप है आप पे, जवाब दीजिए बोस साहब। देखिए, कांग्रेस पार्टी को भारत की जनता काफी मौका दिया है, 60 साल से मौका दिया है, राज्य में भी मौका दिया है, मगर अब देने वाला नहीं है। बिकॉज कांग्रेस का जो सरकार है, उनका जो एटीट्यूड है, ये भारत की जनता को पता चल गया है। अब पार्टीशन ऑफ इंडिया से लेके मुजफ्फरपुर राइट्स, आपका भागलपुर राइट्स, उसके बाद 1984 सिख राइट्स, ये जो जितना दंगा ये शामिल किया है, कांग्रेस सबसे बड़ा सांप्रदायिक पार्टी है भारत के सामने, और वो बीजेपी को बोलता है आप सांप्रदायिक है। अब मैक्सिमम लाइव्स लॉस्ट ड्यू टू कम्युनल राइट्स ये कांग्रेस के लिए है, तो आप दूसरे को कैसे सांप्रदायिक बोलता है? तो ये सांप्रदायिक पार्टी को भारत की जनता और एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई स्थान नहीं है। ये वाम फ्रंट, सीपीआईएम बहुत बड़ा ये भूल किया है जी, ये बहुत गलत काम किया है कांग्रेस के साथ हाथ मिला। ठीक है, मेरे साथ शोभा ओझा जुड़ गई है, कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा। मैं रिएक्शन लूं बोस साहब आप ही की बात पे। शोभा ओझा, देश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी कांग्रेस है, इसका भी जवाब दीजिए और इस बात को भी समझाइए कि आखिरकार क्यों देश के राजनीतिक मानचित्र से गायब होती जा रही है कांग्रेस पार्टी? ये तो मैं क्या जवाब दूं इसका कि देश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी अगर कांग्रेस को बताया जाता तो मैं समझती हूँ इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता। आज देश अगर हमारा बटा नहीं है, पाकिस्तान कहाँ है और हम कहाँ हैं,
इसमें जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अंतर है वो अपने आप में समझाता है कि कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या किया है। जहां तक मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती, बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा ने कितनी बार इस देश को बांटा, कैसे इस देश को तोड़ने की कोशिश करी, जात धर्म के नाम पर, ये किसी से छुपा नहीं है। बोस साहब शायद नए नए हैं राजनीति में, इसलिए उन्हें मुझे नहीं समझता कितना समझ है पार्टियों का, पर जो भी उनका वक्तव्य हुई उसका मैं कड़े शब्दों में विरोध करती हूँ। लेकिन मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा, सिमटती जा रही है, आपने ये कहा मानचित्र पे कहाँ गई बीजेपी? असम भी जा रहा है, केरल भी जा रहा है। देखिए, ये जा रहा है, ये आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है, गया नहीं है जी। सुमित जी, आप भूलिए मत। हाँ, बिहार मैं 3 दिन इंतजार करने को तैयार हूँ शोभा जी। पोल क्या दिखा रहे थे और क्या निकला जी। तो एग्जिट पोल पे कितना विश्वास कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जहां तक असम का सवाल है, लगातार कांग्रेस वहां सत्ता में रही है और उसके बावजूद कांग्रेस ने एक अच्छी फाइट दी है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी रहेगा, उसको भी हम नकार नहीं सकते हैं। पर आपके एग्जिट पोल के हिसाब से जाएं तो आज भी सबसे पॉपुलर सीएम के प्रत्याशी वहां गोगोई साहब ही हैं। जहां तक केरला का सवाल है, केरला में पिछले 5 साल में यूडीएफ की सरकार ने केरला को जिस विकास के राह पे चलाया है वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और केरला की चुनाव खत्म हो चुके हैं शोभा जी, सम्मान वहां वोट पड़ चुके हैं जी। मैं कह रहा हूँ चुनाव हो चुके हैं केरल के, नहीं आपके वोट पड़ चुके हैं, क्लियर बोलिए। चुनाव, अब आप जो राजनीतिक भाषण दे रही है ना, कीर्तिमान है, आप वहाँ वोट किसको, आप क्या वहाँ बीजेपी, सुमित जी आप वहाँ बीजेपी की सरकार बना रहे हैं क्या केरला में? किसकी सरकार बनवा रहे हैं वहाँ? एलडीएफ की। तो आप ही के धुर विरोधी। मैं आपके अभी बहस काफी देर से आपके टीवी पे सुन रही थी, तो जिस तरह से आप लोग चर्चा कर रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत की, तो मुझे तो हंसी आ रही है। इन सब राज्यों में बीजेपी कहाँ है और कितनी है? आपको लगता नहीं है कि चिंता की बात है? जब आप बात कर रहे हैं बीजेपी की सरकार है, ठीक है शोभा जी, आप कांग्रेस की प्रवक्ता कांग्रेस हैं। देखिए, कांग्रेस अगर बीजेपी जैसी दूसरी की सरकार थी, असम और केरला, वहां दोनों हम वापस आएंगे और जहां हम अलायंस में हैं, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, ये बेनिफिट ऑफ डाउट आज आप लोगों को है क्योंकि आज एग्जिट पोल है, भी हम सरकार में हैं। ये बेनिफिट ऑफ डाउट आप लोगों को है, आपका एग्जिट पोल है, मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें, मुझे भी नहीं पता 19 तारीख को क्या होने वाला है। टीआर रामचंद्रन जी, मैं बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूँ। अमूमन जितने एग्जिट पोल्स दिखे हैं अब तक, उसमें सत्तारूढ़ पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लौट रही है, असम में कांग्रेस हार रही है, केरल में कांग्रेस हार रही है। मैं 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के भविष्य पर बात कर रहा हूँ, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस क्यों सिमट रही है देश के राजनीतिक मानचित्र से? आपको लगता है कि ये बात ठीक है कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? देखिए, पिछले 2 साल में जब से कांग्रेस हारी है और सबसे कम सीटों से लोकसभा में आया है, जहां पर उनके सिर्फ 44 सीट्स हैं, उसके बाद कोई ऐसी चीज देखने को नहीं मिली अब तक। 45 हो गए साहब। 45 हो गए, मैं आपसे सहमत हूं बिल्कुल, पर कोई ऐसे चीज नजर नहीं आई है जिससे कि किसी को भी आश्वासन दिलाए कि कांग्रेस बिल्कुल अपने को चेंज कर रहा है और लोगों के साथ मिलके जुल के और उनके सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसी तो कोई चीज़ अभी तक नज़र नहीं आई, क्योंकि कोई ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो तो उसकी झलक ज़रूर नज़र आती है किसी भी इलेक्शन में। इस इलेक्शन में वो गए लेफ्ट के साथ बंगाल में, और यहाँ दूसरी तरफ लेफ्ट के साथ वो नहीं गए केरला में। देखिए, मेरे ख्याल में जो असम का स्थिति दिखा रहे हैं आप, इसमें ज़्यादा गलती नहीं हो सकती। ये इट्स अ डेफिनेट फैक्ट कि 15 इयर्स का गोगोई साहब का तरुण एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना तो कहीं असर करेगा। और यहाँ तो इतना तो उनको क्रेडिट देना चाहिए बीजेपी की, उन्होंने ट्राइबल्स पे कॉन्सेंट्रेट किया, उन्होंने बाकी जो इश्यूज हैं बॉर्डर पे बांग्लादेश के साथ उस पर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया और एक पॉजिटिव वोट गया है, क्योंकि सोनोवाल भी खुद अपने आप में एक ट्राइबल है और सीजन्ड आदमी है, रेपुटेशन अच्छी है और सबको मालूम है कि सोनोवाल क्या करने वाले हैं। तो ये तो रही बात। मैं नहीं मानता कि जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगी 19 को ये बीजेपी बिल्कुल हार के अलग हो जाएगा। मेरा मानना ये है कि बीजेपी को इससे अच्छा मौका यूपी के लिए प्रिपेयर करने के लिए नहीं मिलेगा।
बिल्कुल। यहाँ पर अगर वो एक भी स्टेट में आगे नहीं होते और चांसेस उनका नहीं होता जीतने का, मेरा मानना है कि यूपी में उनकी हालत बिल्कुल खस्ता हो सुधांशु जी जवाब दीजिए, ये एग्जिट पोल अगर चरितार्थ होता है तो बीजेपी क्या मजबूत बनकर उभरेगी और यूपी में मजबूती से लड़ेगी? अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि एग्जिट पोल एक धारा या एक तरफ ट्रेंड किधर जा रहा है उसको तो निश्चित रूप से दर्शाने में सफल होते हैं, और ट्रेंड ये वही दर्शा रहे हैं जो पिछले कई सालों से भारत की राजनीति का ट्रेंड चल रहा है। जहां तक आपने अभी कहा कि दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों के बीच में आप इन चुनावों को बांटकर देख रहे हैं, तो जैसा कांग्रेस की तरफ से अगर आप सुने तो वो लोग किन बातों को लेकर प्रसन्न होते हैं कि साहब वो दिल्ली में बीजेपी हार गई, बिहार में बीजेपी हार गई, या हम अभी बंगाल, तमिलनाडु और केरल जहां हम बहुत प्रभावी नहीं थे वहां पर अभी हम कुछ महत्वपूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। परंतु प्रश्न तो ये पूछिए ना कि यहां पर कांग्रेस कहां है? यानी कांग्रेस सारा वजूद खत्म होता जा रहा है। दिल्ली में आप 0 सीट पर हैं, बिहार में ये स्थिति है कि लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी सोनिया जी से पहले बोलते हैं, और आप उसी में संतुष्ट हैं कि साहब बीजेपी हार गई। इस पर तो मैं विनोदपूर्ण ढंग से बस ये कहना चाहूंगा, आपने वो मुहावरा सुना है ना कि वो आग लगे हमारी झोपड़िया में, हम सुधांशु जी आप ये बताएं कि तमिलनाडु तो में कांग्रेस चाहता हूं कब थी? आप तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में कांग्रेस कब थी? अरे ये बताएं मैं ये मुझे। नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जहां जहां आप थे, तमिलनाडु में तो आप 67 से अलग हो गए थे, तमिलनाडु में तो 67 से चले गए थे। इसीलिए मैंने ये बात कही इससे पहले कि कांग्रेस का जो डिक्रीज है इंडिया में वो डिकेड बाय डिकेड है, और उसी का करेस्पॉन्डिंग इंक्रीज है भाजपा का डिकेड बाय डिकेड। और जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाए हैं उसका असर जो 2 साल आपने सरकार चलाई है, क्या आपको उसका फायदा इन राज्यों में नहीं मिलेगा जहां आप लड़ रहे हैं? क्या नहीं मिलना चाहिए? आप उसका जवाब दीजिए। लेकिन जो आप अच्छे दिन इस देश की देखिए वो तो हम कह रहे जनता ने आपको वोट हमें निश्चित रूप से उसका एवज में। शोभा जी भाई मैं तो यही कह रहा हूं कि यदि हम आज की डेट में इन एग्जिट पोल को यथावत मान लें, यद्यपि हमारा मानना हम इससे ज्यादा बेहतर करेंगे, तो यथावत एग्जिट पोल भी क्या दर्शा रहा है कि आसाम में जनता पूर्ण रूप से हमको स्वीकार कर रही है, और इन 4 राज्यों में जहां हमारा मत प्रतिशत 2 से 4 के बीच में जा रहा था, वहां कम से कम हम अपने मत प्रतिशत में 8-10 गुनी बढ़ोतरी करने में सफल हो रहे हैं। तो शोभा जी, अगर हमारी स्वीकार्यता केंद्र सरकार की नीतियों की नहीं होगी तो हमें क्यों जो है जनता उस ढंग से आगे देगी? एग्जिट पोल तो पहले शोभा जी मैं तो ना आपकी पार्टी से जुड़ा हूं ना सुधांशु जी की पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन आपकी बात सुनकर मैं ये कहे बगैर नहीं रह पा रहा हूं। मुझे लगता है कि ये कमेंट मुझे जरूर करना चाहिए कि अगर आप तमिलनाडु में नहीं थे कभी, या पश्चिम बंगाल में कभी नहीं थे, या आज से 40 साल पहले थे, और उस चीज को लेकर आज आप संतुष्ट हैं, तो आपकी पार्टी क्या सोच रही है? आपकी लीडरशिप किस दिशा में पार्टी को ले जाना चाहती है? ये वाकई में आत्म अवलोकन का वक्त है शोभा जी आप लोगों का। हमारा प्रदर्शन पहले से बेहतर होगा। चलिए सुमित जी, मैंने कहा कि हम संतुष्ट नहीं है, पर मैंने ये कहा कि इन दोनों राज्यों में हमारा पर ये डिफेंस मत दीजिए शोभा जी, एक प्रवक्ता होने के नाते डिफेंस मत दीजिए। कल्याण बरुआ, सुधांशु जी मैं आता हूँ। कल्याण बरुआ, असम में आप जब हम डिबेट में नहीं आए थे, आपने कहा था, या मैं ऑफ द रिकॉर्ड, हालांकि मैं ऑन रिकॉर्ड डाल रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे मारेंगे नहीं, आपने कहा था कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, लेकिन तमाम एग्जिट पोल तो इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है वहां पर। जी क्या आपका आकलन में अभी भी अपने बात पे आप कायम है? लेकिन मैं जो कह रहा था एक हिसाब से कह रहा था, क्योंकि वो फेज में, सेकंड फेज में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, क्योंकि सारे माइनॉरिटी वेट्स इनके आ गए थे, 65 सीट्स थी। लेकिन जो आपका ट्रेंड ये बता रहा है कि बीजेपी जीत गई है, बीजेपी 80+ जो 84 मिशन 84 सक्सेसफुल हो गई है, उसके कई कारण है। कांग्रेस के कुछ गलतियों हुई है, उन्होंने फेसेस चेंज, देखिए एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत स्ट्रांग था, 3 टर्म गोगोई के हो गए थे। दूसरी बात, इनको फेसेस चेंज करने थे, क्योंकि इनके काफी एमएलएज और मिनिस्टर्स अनपॉपुलर हो गए थे, वो कांग्रेस ने किया। पॉपुलर नेता छोड़ के चले गए बीजेपी में, हेमंत जी। दूसरी बात लगता है कि वो नुकसान वो 9 एमएलए को लेके चले गए, और हेमंत बिश्व शर्मा को बीजेपी में लाना बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि इस इलेक्शन में हेमंत बिश्व शर्मा जितने काम किए, शायद सोनवाल भी उतना जगह टोन नहीं कर पाए। ये कांग्रेस के लिए नुकसान था हेमंत बिश्व शर्मा को। दूसरी चीज, अब कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन कांग्रेस को तरुण गोगोई को 2 साल पहले चेंज कर देना चाहिए था, जो उन्होंने किया नहीं। तो वहां चेहरा कौन है? चेहरा
किसी को गोगोई के और को अलावा अगर लाते तो प्रदीप शायद कलिता, या हेमंत को कोई लाते, हेमंत हेमंत को कोई ले आते तो आज इनको ये सिचुएशन। शोभा ओझा जवाब देना चाहेंगे इस बात का? एंटी इनकम्बेंसी अगर आप चेहरा बदल देते तो कुछ शायद कम हो जाती। देखिए, पिछले 15 साल में गोगोई साहब ने बहुत अच्छा काम किया असम में, और आज भी मैं मेरे ख्याल से न्यूज़ नेशन का सर्वे देख रही थी, उसमें साफ तौर पे बेस्ट सीएम फेस के लिए गोगोई साहब सबसे आगे थे विद 47% ऑफ पीपल वोटिंग फॉर हिम, और जिनका सोनूवाल जी का बोल रहे हैं बीजेपी के, वो 41% पे दिखाए जा रहे थे। तो इस तरह से आज भी असम में असम की जनता के लिए बेस्ट सीएम फेस गोगोई साहब ही थे। एंटी इनकम्बेंसी 15 साल का होना वाजिब है, 15 साल बहुत लंबा समय होता किसी भी सरकार के लिए। उसके बावजूद मैं तो आज भी कहूंगी कि हमें पूरी आशा है कि कांग्रेस वहां सरकार बनाएगी। चलिए, आप आशा रखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और जिस तरह से लेकिन सुधांशु जी, मैं बीजेपी के लिए आपसे पूछना चाहूंगा, असम की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, पूर्वोत्तर राज्यों में अगर आपका खाता खुलता है तो ये बात तय है कि सोनोवाल साहब ही मुख्यमंत्री होंगे, या हेमंत जी का अभी कोई उम्मीद लगा के रखे वो? नहीं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारे औपचारिक रूप से घोषित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आसाम की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है एग्जिट पोल में, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि केंद्र में सत्ता में आने के बाद मणिपुर में हमारी विधानसभा में जीत, केरल में नगर निगमों में पहली बार जीत, लद्दाख के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीत, और अब असम जैसे पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य में जीत, कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि भाजपा का राजनीतिक और भौगोलिक व्याप। पर एक मध्य प्रदेश में हारे हैं आप लोग, कांतिलाल भूरिया जीत क्या है 45वें सांसद के तौर पर? उत्तराखंड में हो, चाहे हिमाचल में हो, मणिपुर में, तमाम जगह जिस तरह से सत्ता हथियाने का आपका प्रयास रहा, और उसी का रूप एक हमने देखा कि आसाम में भी आपने कांग्रेस के एक धड़ को तोड़कर अपनी ताकत बनाई है। नहीं तो आपकी क्या ताकत थी आसाम में, ये सब जानते हैं। तो जिस तरह से आपने जो रास्ता अपनाया है, लोकतंत्र का गला घोटकर एन के सत्ता में आने का प्रयास करते हैं, उसी का एक रूप हमने आसाम में भी आप कांग्रेस में तोड़फोड़ कर अपनी पार्टी बड़ी खड़ी कर रहे हैं। हेमंत आपके पास अपने लोग नहीं है। 9 विधायक तोड़े। देखिए, आसाम में वही उत्तराखंड और वही हिमाचल और वही मणिपुर में आपने कोशिश करी। आप लोकल बॉडी चुनाव में हार गए। जवाब दीजिए, शोभा जी सुन लीजिए। बीजेपी पे आरोप लगाया, देखिए सुमित जी, और इससे पहले भी आसाम में बीजेपी वाले ऐसी स्टेटमेंट देते रहे हैं आउटसाइडर इनसाइडर्स की, और ये इनकी हमेशा प्रॉब्लम रही है। चलिए सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, राज्य दर राज्य जिस ढंग से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता खुद ही पार्टी से बगावत कर रहे हैं, उसके लिए आप हमको क्यों दोष दे रहे हैं? भाई, एक ऐसा है कि एक संस्कृत की कहावत है कि जाते समुद्रे अपि हिपोत भंगे सही यांत्रिको वांछति तुम्हें, यानी जब लगने लगता है कि जहाज डूब रहा है, सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलने लगते हैं। तो अगर आप रामकृपाल सिंह जी का, रामकृपाल जी बहुगुणा को नहीं संभाल पा रहे, माफी के साथ सुधांशु जी, शोभा जी, रामकृपाल जी, आपका कमेंट, क्या कांग्रेस इस अग्नि परीक्षा में पास होती दिख रही है? नहीं तो कैसे हो सकती है? सुमित जी, मैंने पहले ही कह दिया कि कांग्रेस उस परीक्षार्थी की तरह है जिसने एक दिन टेस्ट दिया था और पिछले 4 साल से वो कह रहा था तमाम वो फेल हो चुका है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मैंने गलत प्रश्न लिखे थे। वो कह रहा है कि रिवैल्यूएशन होगा तो मैं सही हो जाऊंगा। कांग्रेस जब तक ये नहीं सोचेगी कि जो हमने जवाब लिखा था कहीं उसमें कोई गलती हुई है, 2.5 साल से करीब 2 साल आ गए, 2 साल से मैं देख रहा हूं कि कहीं भी आप एक कांग्रेस बड़ी लकीर खींचने के लिए नहीं है। तेरी कमीज मेरी कमीज से गंदी हो गई है जी। अगर ये बात आपको संतुष्ट करती है तो दुखद है। दूसरी बात मैं एक सीपीएम के लिए भी कहूंगा, सीपीएम को हम लोग अब तक ये मानते थे कि वो सत्ता को ठुकरा दिया, ज्योति बसु प्रधानमंत्री होते के जमाने में ठुकरा दिया था, मानते थे कि आइडियोलॉजी को कभी भी डिप्लोमेसी सुपरसीड नहीं करेगी। लेकिन जो बंगाल में किया है इन्होंने, सीपीएम भी अब उन्हीं पार्टियों में से आप भी वही निकले, बाकी पार्टियों जैसी सीपीएम भी हो गई है। चलिए, शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हो रहा है अब एग्जिट पोल के, हमारा आज का जो सवाल था हम तो पूछेंगे का उसके नतीजे दिखाने का कि क्या 5 राज्यों के नतीजे देश की सियासत में कांग्रेस का भविष्य तय कर रहे हैं। हमारे पास सैकड़ों की संख्या में जवाब आए हैं। 83% लोग हाँ में जवाब देते हैं और 17% नहीं में जवाब देते हैं। यही पोल हमने ट्विटर पर भी पूछा, उसके नतीजे भी आपके सामने हैं।
79 लोग ये कहते हैं कि हाँ कांग्रेस का भविष्य ये चुनाव तय कर रहे हैं। वही 21% ऐसा नहीं मानते हैं। और जो एग्जिट पोल कहता है, महा एग्जिट पोल ये कि कांग्रेस 2 राज्यों में जहां पर सत्ता में थी वहां से सत्ता से जा रही है और एक राज्य में डीएमके की मदद से तमिलनाडु में सत्ता में वापसी हो कर सकती है। क्या होगा 19 तारीख को हमारी खास कवरेज जरूर देखिएगा। जन गण का मन सुबह 6 बजे से लगातार इन नतीजों के लिए। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए IBN 7 के साथ।